हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में जो है हम हमारा क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने 5 कैरेक्टर्स देखे थे मेनली, और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के हमने डिफरेंट काइंड्स देखे थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे और कैसे होता है वो भी हमने देखा था। तो एक बार हम जैसे समरी में ले लेते हैं कि कौन कौन से 5 हमने कैरेक्टर्स देखे थे। तो 5 कैरेक्टर्स हमने देखे थे। पहला था ग्रोथ हमारा था, दूसरा जो था हमारा रिप्रोडक्शन था, तीसरा था हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फिर फोर्थ था हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, और फिर फिफ्थ नंबर जो था हमारा वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस 5 में से हमने देखा था कि जो पहले जो 2 है हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि सिर्फ उसी एक प्रॉपर्टी से हम एकदम शॉर्ट क्लियर एंड शॉर्ट बता दें कि ये लिविंग है एकदम फाइनल। और जबकि रिप्रोडक्शन है तो ये भी, इसको हम नहीं बोल सकते कि किसको रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं एक्सेप्शनल, जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो नॉन लिविंग है। अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर मान लेते तो क्या होता? अगर हम इसको रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर मान लेते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जो स्टेराइल लोग होते हैं यानी जो बांझ होते हैं या जो वर्कर भी जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको फिर हमें नॉन लिविंग मानना पड़ता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये भी हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये दोनों हमारे कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये दोनों प्रोसेस जो है होंगे। और उसके बाद से जो था हमारा लास्ट की जो 3 थे, यानी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन तीनों को जो है हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते थे, क्योंकि उससे जो है ये क्लियर हो जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वही 3 जो थे वो हमारे डिफाइनिंग फीचर थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फिर अब यहाँ से हमें जो है नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने पे दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बहुत हम लोग इस टर्म से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, बहुत ही छोटे क्लास से ये शब्द हम सुनते आ रहे हैं ये वर्ड, लेकिन 11th क्लास में हम इसको जो है और डिटेल में देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट वी सी आर कॉल्ड स्पेसीज। अलग अलग प्रकार के जो प्लांट, एनिमल्स और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसे हम देखते हैं उसे हम स्पेसीज बोलते हैं। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इस अर्थ पर टोटल कितने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एक बार आप जरा सोच के देखिएगा, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि टोटल जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है स्पीसीज का, टोटल प्लांट्स, एनिमल्स सब मिला के, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह सब मिला के, तो 1.7 टू 1.8 जो मिलियन जो है स्पेसीज प्रेजेंट है। और इसी ही जो है हम इतनी बायोडाइवर्सिटी जो है डेंसर है अर्थ की। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूँ अगर कि इसमें से किसकी संख्या ज़्यादा है, मतलब 1.7 मिलियन अगर मान लेते हैं, एक इसको 1.7 को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं 1.7 मिलियन, तो मैं आपसे पूछूँ कि इसमें आपको क्या लगता है कि प्लांट्स की संख्या ज़्यादा है या एनिमल्स की संख्या ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूँ कि अगर इसको 2 रेशियो में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1.7 मिलियन है ना हमारा, तो इसमें से दो इसको डिवीजन में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा 1.2 मिलियन और एक हो जाएगा 0.5 मिलियन। या तो ये प्लांट और एनिमल होगा या तो ये प्लांट और एनिमल। तो ये आप जरा सोचिए कि क्या हो सकता है। फिर देखिए क्या होता है, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्लांट्स प्रेजेंट है अर्थ पे, है ना। तो 1.2 मिलियन जो यहाँ पे अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स प्रेजेंट है, और 0.5 मिलियन में सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब मिला के सिर्फ 0.5 मिलियन जो स्पीसीज हैं। और जबकि सिर्फ प्लांट्स की केवल जो स्पीसीज है वो 1.2 मिलियन प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है एनिमल्स में वो जो है हमारा वो इंसेक्ट का है। इंसेक्ट जो है लगभग 10 मिलियन संख्या में प्रेजेंट है। और जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पेसीज का पॉपुलेशन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा जो है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ऐसी कुछ नेसेसिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन इतना अनुकूल होता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी स्पेसीज वहाँ ईजिली जो है ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है कि अराउंड 1500 न्यू स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में केवल जो है लगभग 1500 नए स्पीसीज पाए जा चुके हैं। फिर यहाँ पे 2 टर्म्स, ये क्लास 9th की बायोलॉजी में भी हमने ये 2 टर्म्स पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ICBN और ICZM। तो इसका तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है।
तो ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। एनसीईआरटी अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ये फॉर दिया हुआ है, लेकिन वो एनसीईआरटी में जो है मिसप्रिंट हो गया है। अगर एग्ज़ाम में अगर आएगा, मतलब MCQ आएगा नीट के एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ पे जो ऑफ जो ऑप्शन होगा तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑफ वाला ही सही होगा। और फिर ऐसा अगर आपको कुछ ऐसा सोच रहा होगा कि एक बार मतलब एक ऑप्शन में ऑफ और एक ऑप्शन में फॉर हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑफ ही होगा इसका फुल फॉर्म में। तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें जो है बोटेनिकल यानी प्लांट से रिलेटेड जो कोड होते हैं, रूल्स होते हैं, वो दिए गए होते हैं। और ICZN में जूलॉजिकल यानी एनिमल से रिलेटेड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमंस, इन सब से रिलेटेड जो है रूल्स और कोडिंग दी गई होती है। देखिए कितने लोगों को डाउट क्या होता है इसमें कि ICBN और ICZN जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये गलत है। ये ICBN और ICZN कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दोनों जो है बुक्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बुक पढ़ा है ना, साइंस की बुक, उसका सब्जेक्ट का नाम दे दिया साइंस, वैसे ही एक बुक है कोई और उसी का नाम है ICBN, और एक और दूसरी बुक है जिसका नाम है ICZN। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिंपल एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे गए हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हमारा, टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑल कैरेक्टर्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे जो है हम टैक्सॉन बोलते हैं। अब किसी भी टैक्सॉन का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे उसके बारे में पता किया जाता है, तो बेसिकली जो है 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। ICN पहला जो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासीफाई किया जाता है, और फिर उसका जो है नोमेनक्लेचर यानी उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। फिर आगे हमारा दे रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, द्विनाम पद्धति इसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अगर आप मान लीजिए कोई आप प्लांट स्पेसीज, मान लीजिए गुड़हल का फूल ले रहे हैं, तो हर जगह जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा अलग अलग नाम है। तो इससे अगर हमें उसका स्टडी करना हो, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कुछ भी करना हो, तो इससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट सब ने सोचा है, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हर चीज़, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है, कितने भी लिविंग स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनका जो है एक साइंटिफिक नेम रखा जाए जो पूरे अर्थ पर जो है कांस्टेंट रहे, यानी पूरे अर्थ पर वो एक ही रहे, वो कहीं चेंज ना हो। तो इसीलिए जो है, तो वो साइंटिफिक नेम में जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, यानी हर ऑर्गेनिज्म के नेम में जो है 2 वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। और ये जो नोमेनक्लेचर, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। देखिए जो कैरोलस लिनियस थे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि ये जो कैरोलस लिनियस थे, इनका पूरा नाम जो था उसमें 3 वर्ड था। इनका नाम था कार्ल वॉन लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस था इनका नाम। लेकिन ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस इन्होंने ये दिया था, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इन्होंने ये दिया था, प्रोसेस नहीं हम बोल सकते इसको, तो फंडा हम बोल सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फंडा इन्होंने दिया था। तो ये इससे इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपना खुद का नाम भी जो है कार्ल वॉन लिनियस से, यानी 3 वर्ड थे, तो उसको इन्होंने शॉर्ट करके 2 वर्ड्स कर दिया था, यानी अपना नाम भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रख दिया। और फिर कार्ल वॉन लिनियस से इनका नाम जो है कैरोलस लिनियस नाम से फेमस हो गया। अब देखिए क्या होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 वर्ड्स, वही हम कह सकते हैं। तो उसमें जो पहला होता है हमारा, वो होता है हमारा जेनेरिक नेम, यानी उसके जीनस का नाम होता है, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। देखिए अब 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पहला जो होता है वो जीनस होता है और दूसरा जो होता है वो स्पेसीज होता है, लेकिन वो स्पेसीज नहीं होता है, स्पेसीज हम बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहला तो जीनस वो सही है, जेनेरिक नेम उसका सही है, और सेकंड जो होता है हमारा वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसे स्पेसीज नहीं बोल सकते। इन दोनों को मिला के जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसे हम स्पेसीज बोलेंगे, और जब हम इंडिविजुअली इसको लेंगे सेकंड वर्ड को, तो वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो सबसे पहला वर्ड हमारा आ रहा है मैंजीफेरा, यानी ये इसका जेनेरिक नेम है, और फिर सेकंड वर्ड जो है, सेकंड कंपोनेंट इंडिका, ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये बाकायदे दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में 4 रूल्स दिए हुए हैं, और उसके नीचे एक जो है पांचवा रूल भी दिया हुआ है, जिसका नंबरिंग नहीं किया गया, यानी 5 नंबर नहीं लिखा गया है, नीचे नोट के रूप में जो ऐसे लिख दिया गया है। तो फिर उसको जो है यहाँ पे जो है डिटेल में सबको एक रूल में जो है 2 रूल ऐसे मर्ज करके दिया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे अलग करके हमने लिया हुआ है। तो देखिए हम इसको रूल को पढ़ते हैं। टोटल जो है यहाँ पे 6 जो है रूल है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑल साइंटिफिक नेम्स आर लेटिन, जितने भी जो साइंटिफिक नेम्स होंगे वो लेटिन वर्ड में होंगे, लेटिन लैंग्वेज में होंगे। लेटिन एक भाषा है,
और अधिकतर जो मैक्सिमम जो बोल सकते हैं 90 to 92% जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लेटिन लैंग्वेज में ही होते हैं। कुछ जो होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। अब लेटिन लैंग्वेज में क्यों होते हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है। जैसे क्या हुआ था कि जब ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का प्रोसेस जब चल रहा था, तो उस समय जो लेटिन भाषा थी ये इसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा था धीरे धीरे। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, तो इसका अस्तित्व को बचाने के लिए कि इसका जो है ये बना रहा है इसको, तो इसका अस्तित्व समाप्त ना हो, इसलिए जो जितने भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हुए वो सब जो है लेटिन भाषा में किया गया। अधिकतर जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं वो लेटिन नेम के होते हैं। जो साइंटिफिक ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया उसमें कुछ जो है कुछ ही जो होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के भी होते हैं। तो पहला रूल तो ये हो गया कि सभी साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लेटिन में होंगे। फिर दूसरा जो हमारा रूल है वो बोल रहा है कि सारे साइंटिफिक नेम्स जो होंगे, ऑल साइंटिफिक नेम्स हैव टू बी इटैलिसाइज्ड। मतलब जब भी कभी भी जो है जब किसी भी स्पेसीज के साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा तो वो इटैलिसाइज्ड लिखा जाएगा। इटैलिसाइज्ड क्या होता है, ये एक फॉन्ट वो होता है, तो स्टाइल होता है। जैसे कि मतलब अगर कोई वर्ड है तो उसको अगर हम तिरछा करके लिखते हैं उसी को हम इटैलिसाइज्ड बोलते हैं। जैसे कि हम ऊपर यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे प्रिंट किया गया साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें अंतर है ना, ये एकदम स्ट्रेट है और ये थोड़ा हल्का सा जो है इधर मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री से कम एंगल पे मुड़ा हुआ है, इसी को हम इटैलिक्स बोलते हैं। तो ये मतलब जितने भी सारे साइंटिफिक नेम्स हो गए अगर वो प्रिंट किया गया है कहीं तो उसको इटैलिक फॉन्ट में उसे प्रिंट किया गया होगा। फिर थर्ड रूल क्या बोल रहा है हमारा कि फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस वेयर सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम में और जो पहला होता है हमारा वो जीनस होता है और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। फिर फोर्थ रूल हम देखते हैं कि वर्ड्स व्हेन प्रिंटेड देन इट शुड बी इटैलिक्स। वही थर्ड को यहाँ पे रिपीट किया है कि जब प्रिंट किया जाता है किसी भी साइंटिफिक नेम को तो वो इटैलिक्स में होगा, यानी तिरछा करके टेढ़ा करके लिखा जाएगा। या अगर हम उसको अपने हाथ से लिखते हैं यानी हैंड रिटन कहीं पे अगर हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम तो उसे जो है हमें अंडरलाइन कर देना होगा। जैसे कि अब हर कोई जो है मान लीजिए कोई ऐसे कोई जिद्दी प्रवृत्ति का हो तो वो बोलेगा कि नहीं इटैलिक्स में तो लिखेंगे ही नहीं, हम जो सीधा लिखेंगे, तो मतलब वो बोलेगा कि हमसे लिखा ही नहीं जाता इटैलिक्स। तो उसके लिए भी एक रूल बना हुआ है कि वो जो है कैसे भी चाहे लिख दे साइंटिफिक नेम। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे हमने लिख दिया मैंने मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंने यहाँ पे इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक रूल बना है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम को लिखें तो उसे अंडरलाइन कर दें और अलग अलग। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को एक ही लाइन में ऐसे कर देना है, ये ऐसे गलत हो जाएगा। इसको एक यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट को अलग और फिर सेकंड कंपोनेंट को अलग, ऐसे जो हमें अंडरलाइन करना है। फिर फिफ्थ रूल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फर्स्ट लेटर है जीन्स का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट का वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका हम देख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो मैंजीफेरा यानी स्पेसिफिक नेम तो इसमें एम जो है कैपिटल लेटर है, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसमें सारे जो है वो स्मॉल लेटर्स है, उसमें ये पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर नहीं है, यानी सिर्फ जो जीनस है उसका पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा, उसके बाद सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। तो ये फिफ्थ रूल हो गया हमारा। फिर सिक्स्थ रूल दिया हुआ है कि कभी कभी क्या बोलते हैं, ऐसे तो साइंटिफिक नेम में सिर्फ हम जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को कर दे तो वो सही होगा, लेकिन सिक्स्थ रूल ये भी बोलता है कि और अगर हम उसको डिटेल वर्जन में लिखना चाहते हैं तो हम जो है साइंटिफिक नेम के बाद उस ऑथर का नाम भी लिख देंगे, यानी जिसने जो है वो नाम दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो सारे जो नेमिंग है वो लीनियस ने दिया था, कार्ल वॉन लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, तो इसीलिए जो है कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो साइंटिफिक नेम है उसके बाद जो है तीसरा लेटर भी ऐड होता है। वो क्या होता है, वो और कुछ नहीं होता, वो ऑथर का नाम होता है, और वो ऑथर कौन थे, हमारे कार्ल वॉन लीनियस। मतलब ये रूल बोलता है कि साइंटिफिक नेम के बाद जो लीनियस है उनका एब्रिवेटेड फॉर्म नाम का यूज़ किया जाएगा। एब्रिवेटेड फॉर्म मतलब कि शॉर्ट में इसको यूज़ किया जाएगा। अब ये नहीं बताया है रूल में कि कितने एब्रिवेटेड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि हम कोई अगर शॉर्ट में लिखना है उसको तो उसको ज़्यादा लिखने का मन करा तो इतना भी लिख सकता है लीन, कोई किसी को मन करा है तो LINN भी लिख सकता है, कोई LIN भी लिख सकता है। मतलब एब्रिवेटेड फॉर्म में बस लिखना है, ये नहीं बोला कि कहाँ तक कितने लेटर्स लिखने हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा होगा होमो सैपियंस, उसके बाद थर्ड लेटर हमारा यहाँ पे लीन लिखा होगा। तो ये जो लीन क्या है, जो जिस ऑथर ने ये नेमिंग दिया उन्हीं का नाम है। तो ये हमारा सिक्स्थ रूल है कि थर्ड वर्ड जो है वो ऑथर का नाम लिखते हैं। वो कुछ ज़रूरी नहीं है, पर वो भी जो है अगर MCQ में आ जाए तो हमें सबसे बेस्ट आंसर टिक करना होता है। तो हमें जो साइंटिफिक नेम अगर दिया होगा लास्ट मिनट तो हमें वही चूज़ करना होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो ये जो सिस्टमैटिक वर्ड्स है ये लेटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिम्स, यानी ऑर्गेनिम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जो लीनियस थे, लीनियस यूज सिस्टेमा नेचर एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उन्होंने एक पब्लिकेशन किया था, उन्होंने कुछ पब्लिश किया था लीनियस ने, जिसका नाम उन्होंने सिस्टेमा नेचुरे रखा था।
फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टमैटिक्स में, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। कोई भी जो फैमिली होगी तो वो जो है, फैमिली मतलब परिवार नहीं यहाँ पे, जैसे कि जो हमने वो पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो इसमें का जो फैमिली जो टर्म है वो बोल रहा है कि इसमें कोई भी जो फैमिली को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों से। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं? तो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो किया जाता है अलग अलग स्पीसीज का, उसे ही हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उन सभी को कंस्टिट्यूट करके जो है, सभी को एक साथ रख के जो हम टैक्सोनॉमिक जो हमें मिलता है उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और हर एक जो यूनिट होता है उसे हम टैक्सॉन बोलते हैं। और अभी जो हमने ये फैमिली की बात आई थी तो मैंने जो ये बोला था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है बहुत सारे लोगों की, यहाँ पे फाइलम और डिवीजन क्या है। तो ये दोनों जो एक ही लेवल के हैं, ये दोनों एक ही टर्म्स हम कह सकते हैं, लेकिन इस दोनों में एक डिफरेंस है बस। वो डिफरेंस क्या है कि जो फाइलम है वो जूलॉजिकल वर्ड है, यानी वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम प्लांट्स का जो है ऐसे टैक्सोनॉमी उसका लिखते हैं तो हम लिखेंगे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये। लेकिन अगर एनिमल्स का लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, मतलब फाइलम जो है वो जूलॉजिकल टर्म में यूज़ किया जाता है और डिवीजन जो है वो बोटेनिकल टर्म में, वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे नोट्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं यहाँ पे कि इन लोअर टैक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन। जो ये सबसे लोअर टैक्सा होगा, यानी जैसे मान लीजिए सबसे लोअर क्या इसमें स्पेसीज ही है, तो यहाँ पे जो अधिक से अधिक जो है कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। इससे जो है नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम मान लीजिए कि इसमें हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो स्पेसीज में मान लीजिए कि अगर मैं और आप जो है हम दोनों एक ही स्पेसीज के हैं तो हम लोगों में कैरेक्टर जो सिमिलरिटीज है वो बहुत ज़्यादा होंगी। और फिर अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो दो अलग अलग जीनस हो गए तो उनमें जो है जो सिमिलरिटीज़ है वो थोड़ी थोड़ी कम होते जाएंगी। और फाइनली ऊपर तक जाके जो किंगडम हो जाएगा हमारा, वहाँ पे सिमिलरिटीज जो है और भी बहुत ज़्यादा कम होंगी। यानी नीचे जो है सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऊपर जो है ऊपर जाते वक्त जो है ऊपर ऐसे हम जितना बढ़ते जाएंगे सिमिलरिटीज जो है डिक्रीज होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो वही बोल रहा है कि लोअर टैक्सा में कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, जबकि हायर कैटेगरी अगर हम जाएँ किंगडम में तो वहाँ पे जो है डिफ़िकल्टी होती है सिमिलरिटी फाइंड करने में बहुत सारे स्पेसीज में। तो वहाँ पे जो है हम हायर टैक्सॉन में जो है रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकते, लोअर टैक्सॉन में यानी स्पेसीज में, जीनस में, इन सब में जो हम आसानी से रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, जैसे ही हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो घटते जाते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो कम होते जाते हैं। अब देखिए हम हर एक टैक्सॉन को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, स्पेसीज क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज कॉल्ड एज स्पेसीज। ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ मूलभूत सिमिलरिटीज होती हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, यानी उनकी बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, उसे हम स्पेसीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का जो है साइंटिफिक नेम, और लायन का जो हमारा पैंथेरा लियो। तो ये कुछ स्पेसीज के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंडिका ट्यूबरोसम लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स। और हमने क्या पढ़ा था कि जो पहला कंपोनेंट होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो इंडिका है हमारा, ट्यूबरोसम है और लियो है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जबकि जो मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो है मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, वो हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी स्पेसिस के ऊपर ही तो आता है ना जीनस, यानी वो हायर होते जा रहा है, तो हायर स्पेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं कि इच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। हर एक जीनस में जो है एक या एक से अधिक जो है स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, यानी मैंजीफेरा इंडिका हो गया, उसके बाद से मैंजीफेरा, उसके बाद वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो वो इस जीनस तो दोनों में सेम होंगे और फिर स्पेसिस जो उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है ये बोल रहा है कि एक जीनस में एक से अधिक जो स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनका जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी वो सेम ही। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल यानी जो है स्ट्रक्चरल हम बोल सकते हैं, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर दिखता है उसे हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है जो है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो हमारे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एनाटॉमी जो है हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
पैंथरा एज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस। जैसे कि पैंथरा हो गया हमारा, तो इसका एक और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया जैसे कि टिग्रिस। और वैसे ही सोलेनम बोल रहा है, उसमें दूसरा स्पेसीज हो जाएगा जैसे कि निजरियम और मेलॉन्जिना। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पैंथरा लियो हो गया तो लायन का हो गया हमारा, पैंथरा लियो हो गया तो हमने इसका साइंटिफिक नेम बोल दिया कि ये लायन का है। फिर मान लीजिए हम जीनस को कॉमन रखते हैं, पैंथरा को पैंथरा ही हम रखते हैं, पैंथरा हमारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और लियो की जगह यानी स्पेसिफिक एपिथेट को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम टिग्रिस लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये लायन का था और ये हमारा टाइगर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो जीनस तो सेम है लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एक से अधिक हो गए ना, दो हो गए ना, एक और होता है तो जैसे पैंथरा पार्डुस हो गया। तो ऐसे जो है सब मतलब कि जीनस सेम है और स्पेसिफिक अलग अलग होते जा रहे हैं। तो मतलब कि वो जो है जो जीनस है वो हायर कैटेगरी हो गया और उसमें सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट में जो है सिमिलरिटीज़ अधिक होंगी। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पेसीज स्पाइंस विच इज ग्रुप इन जीनस होमो। जो होमो सैपियंस, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, SAPIENS होगा। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है वो सैपियंस होता है, SAPIENS सैपियंस होता है, जो कि जो एक ग्रुप होता है जीनस का होमो, उससे जो है वो बिलोंग करते हैं। यानी जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन बींग्स का वो होमो सैपियंस होता है। फिर आगे जो सेकंड टैक्सॉन है हमारा स्पेसीज के ऊपर अगर हम चलते हैं तो फिर जीन्स है हमारा। तो जीन्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसिफिक ऑफ अदर जेनरा। मतलब ऐसे रिलेटेड स्पेसीज का ग्रुप जिसमें मोर कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं इन कंपेरिजन टू स्पेसीज दूसरे जेनरा की स्पेसीज से, इसे हम जीन्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से हम अच्छे से हमें समझ आएगा। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल हम दो डिफरेंट स्पेसीज लेते हैं लेकिन दोनों जो है एक ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। वैसे ही दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लायन, लिपोर्ड और टाइगर का लेते हैं। तो इन ये देखिए लायन का जो है इस साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो, लिपोर्ड का हो गया हमारा पैंथरा पार्डुस एंड टाइगर का हो गया पैंथरा टिग्रिस। तो इन तीनों में क्या है, जो जीनस है हमारा वो पैंथरा कॉमन है लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट जो है हमारा वो चेंज हो गया। यहाँ पे लायन में हमारा लियो है, लिपोर्ड में पार्डुस है और टाइगर में जो हमारा टिग्रिस है। तो इसमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स होंगे जो कि जो है वो जीनस पैंथरा में है, तो यानी वो सिमिलरिटीज़ हैं क्योंकि उसमें जो है जीनस जो है वो सेम है। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। और ये जो जीनस है, जो लायन जो है, लायन, लिपोर्ड, टाइगर, इन सब का जो जीनस है वो डिफरेंट है किस जीनस से, फेलिस से। जैसे कि कैट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका। यानी देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो कैट होती हैं और वो लायन ये सब एक ही प्रजाति की होती हैं, जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, सब एक ही प्रजाति के हैं। तो यहाँ पे उनका जीनस भी अलग होता है, स्पेसिस भी डिफरेंट होता है, उनका फैमिली जो है वो सेम होता है। यानी जैसे हमने किंगडम, फाइलम, क्लास और फैमिली जीनस स्पीसीज पूछा ना, तो उसमें का जो फैमिली जो होता है, फैमिली जब इस स्टेप पे आती हैं तो उन दोनों का फैमिली जो है वो सेम हो जाता है। फिर यहाँ पे हम फैमिली में आते हैं। तो फैमिली क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीन्स एंड स्पेसीज। यानी एक ऐसे रिलेटेड जीनस का जो ऐसे रिलेटेड जेनरा का एक ग्रुप जिसमें कि और भी कम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती हैं जीन्स और स्पेसीज से कंपेरिजन में, उसे हम फैमिली बोलते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बोथ बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। प्लांट स्पेसीज के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों पर जो है कैरेक्टराइज किया जाता है किसी भी फैमिली को। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोल रहा है सोलेनम, पेंटूनिया, डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेशिया। ये जो जीनस हैं सब ये, तो ये सारे जो है फैमिली सोलेनेशिया के हैं। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए जीनस जो है अलग हो गया लेकिन हमारा फैमिली जो है यहाँ पे इनका कॉमन है सोलेनेशिया। यानी इनमें भी कुछ सिमिलरिटी जो है वो होंगी लेकिन कम होंगी किसके कंपेरिजन में, जीनस और स्पेसीज के कंपेरिजन में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जीन्स पैंथरा कंप्राइजिंग ऑफ लायन, टाइगर, लियोपोर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस कैट फैमिली। देखिए फिर यहाँ पे आ गई कि जो जीन्स हैं, जैसे कि हमारा पैंथरा हो गया लायन के कंपेरिजन में, टाइगर, लिपोर्ड, इन सब का जैसे इन सब का जीन्स तो पैंथरा ही था ना, इन सब का जीनस पैंथरा था। तो ये सब जो है एक जीनस में है, जैसे कि फेलिस जो है कैट फैमिली में जो है ये सब जो है बिलोंग करते हैं। यानी कैट भी उसी में आएगी, लायन भी उसी में आएगा, टाइगर भी उसी में आएगा, लिपोर्ड भी उसी में आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बोला है सिमिलर फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग विल शो सम सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस। जबकि जो कैट और डॉग उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें सिमिलर फीचर भी कुछ होंगे और कुछ उसमें जो है डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी। दे ऑपरेटेड इन टू फैमिलीज, क्योंकि इन दोनों की जो फैमिली है वो अलग अलग हो जाती है। कैट और डॉग की जो फैमिली है वो अलग अलग हो जाती है। कैट जो है वो फेलिडे फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि डॉग जो हमारा वो कैनिडे फैमिली से बिलोंग करता है।
फिर यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि कैट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेलिस डोमेस्टिका होता है, एंड जो डॉग का होता है वो कैनिस फैमिलियरीज होता है। फिर हम फैमिली के ऊपर बढ़ते, तो ये फैमिली के बाद हमारा क्या आ गया, उसके ऊपर हायर टैक्सॉन ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो ऑर्डर होता है एक हायर कैटेगरी और हायर टैक्सॉन है हमारा, और इसमें जो फैमिलीज का असेंबलेज होता है यानी फैमिली के ऊपर जो होता है हमारा वो ऑर्डर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, यानी फैमिली के ऊपर ये ऑर्डर आ रहा है ना, तो फैमिली का जो असेंबलेज है, फैमिली के ऊपर का जो टैक्सॉन है वो हमारा ऑर्डर होता है। और इनमें भी जो है कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कम होंगे कि इसके कंपेरिजन में इसके नीचे को जो टैक्सॉन ग्रुप्स थे, यानी हमारा जो फैमिली था और जीनस स्पीसीज था, उसके कंपेरिजन में इसमें कम जो है सिमिलर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, इसमें डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दिस सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, ये जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो नंबर्स में कम होंगे किसके कंपेरिजन में, जेनरा यानी जीनस और स्पीसीज के कंपेरिजन में। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल रहा है हमारे यहाँ पे कि प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वोलुलेशिया, सोलेनेशिया आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पोलिमोनियलिस। जैसे कि कुछ प्लांट फैमिली जैसे कि थोड़ा अलग है पर हम इसको बार बार जो है पढ़ेंगे तो ये हमें जो है आसानी से हमें आ जाएगा, उतना टफ नहीं है। क्या है, कॉन्वोलुलेशिया और सोलेनेशिया जो है ये प्लांट फैमिली है जो कि एक ही ऑर्डर पोलिमोनियल्स से जो है बिलोंग करती हैं। फिर कुछ एनिमल्स फैमिली जैसे कि फेलिडा और कैनिडे हो गया, तो ये दोनों जो है अलग अलग फैमिलीज हैं, लेकिन ये सेम ऑर्डर कार्निवोरस से जो है बिलोंग करती हैं। फिर फेलिडे में हमारे क्या थे, फेलिडे में हमारे कैट फैमिली मेनली हमारी लायन, टाइगर, पार्डूस, ये सब जो है हमारा लिपोर्ड, ये सब जो हमारे फेलिडे में आएंगे। और कैनिडे में कौन आएंगे, ये हमारा डॉग वगैरह, वोल्फ, ये सब जो हमारे कैनिडे जो है फैमिली में आएंगे, सॉरी फैमिली बोल रही हूँ, ऑर्डर में आएंगे। फिर क्लास आगे नेक्स्ट टैक्सॉन हमारा इंक्लूडेड रिलेटेड स्पीसीज, इनमें जो है रिलेटेड स्पीसीज को जो है इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमारे ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमेट्स का ऑर्डर। प्राइमेट्स एक ऑर्डर है जिसमें कि कौन कौन कंप्राइज होते हैं, उसमें मंकी, गोरिल्ला और गाइबोन, इन सब का जो अगर ऑर्डर में पूछे मंकी का, गोरिल्ला का, गाइबोन का ऑर्डर क्या है तो हम बोलेंगे प्राइमेट। तो ये सब जो है प्राइमेट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और एक ऑर्डर कार्निवोरा होता है जिसमें कौन कौन से एनिमल्स बिलोंग करते हैं, जैसे कि टाइगर, कैट एंड डॉग, ये सब जो है बिलोंग करते हैं कार्निवोरा जो है ऑर्डर से। देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर हमें मिल गए, एक प्राइमेट का ऑर्डर हो गया, एक कार्निवोरा का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर तो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इन दोनों के हायर टैक्सॉन में जाएंगे तो हमें क्या, ये सब जो है एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे। किस क्लास से, मैमेलिया क्लास से। तो इसमें भी जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद और आगे हम बढ़े तो हमारा आ जाता है फाइलम। तो फाइलम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन किंगडम्स एंड लार्जर देन ए क्लास इज कॉल्ड फाइलम। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि किंगडम से छोटा होता है लेकिन फाइलम से बड़ा होता है, सॉरी क्लास से बड़ा होता है, उसे हम फाइलम बोलते हैं। देखिए जैसे कि हम ये अगर हम टैक्सॉन का वो लिस्ट लेके तो किंगडम, फाइलम, क्लास, तो किंगडम से नीचे आ रहा है, क्लास के ऊपर आ रहा है, यानी वही कि जो स्मॉलर देन किंगडम से छोटा है लेकिन क्लास से बड़ा है उसे हम फाइलम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एनिमल्स ऑफ क्लास लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट फाइलम। जैसे कि एनिमल जैसे किस क्लास के, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इन सब और बर्ड्स, इन सब क्लास के जो एनिमल्स होते हैं और मैमल्स को इंक्लूडिंग ये सब जो है एक फाइलम जो है बनाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक हाईलाइट किया हुआ है कि कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडिंग फाइलम कॉर्डेटा। देखिए फाइलम में दो चीज़ हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में सिंपली क्या पढ़ा था, बहुत ही सिंपल पढ़ा था कि कॉर्डेटा में बैकबोन होता है और नॉन कॉर्डेटा में बैकबोन कॉर्डेटा में होता है और नॉन कॉर्डेटा में नहीं होता है। तो यहाँ पे और थोड़ा और जो है डिटेल में बताया है कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड वही बैकबोन के लिए जो है एक जो है और हाई क्लास का टर्म यूज किया हुआ है नोटोकॉर्ड। तो ये प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा फाइलम में, और इसमें जो है डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम भी जो है प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा में। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी हमने ऊपर पढ़ लिया कि इन केस ऑफ प्लांट्स फाइलम क्लास एज डिवीजन। प्लांट्स के केस में जो फाइलम होता है उसको हम फाइलम नहीं बोलते, उसे हम डिवीजन बोलते हैं। जैसे कि हमने जो टैक्सॉन का लिस्ट देखा था वहाँ पे क्या था, किंगडम, फाइलम, यहाँ पे डिवीजन भी था, एक ही स्टेप पर दो थे, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास फिर ऑर्डर, ऐसे ये सीक्वेंस था। तो हमने देखा था कि एक ही जगह फाइलम और डिवीजन एक ही स्टेप पर है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइलम जो है हमारा वो क्या है, जूलॉजिकल टर्म है, जबकि डिवीजन जो है हमारा वो बोटेनिकल टर्म है, यानी जो फाइलम है हमारा वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जबकि डिवीजन जो है हमारा वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद से सबसे अपर टैक्सॉन जो हमारा किंगडम, इसके बारे में फाइनली हम यहाँ पे आ गए। तो क्या है किंगडम में क्या बोला है कि ऑल फाइलम का एक सिंगुलर टर्म है फाइला, ऑल फाइलम असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया।
जितने भी फाइलम्स होते हैं उन सबको मिला के एक और हायर कैटेगरी, हमें हाईएस्ट कैटेगरी मिलती है, जिसे क्या हम क्या बोलते हैं, किंगडम एनिमेलिया। इसको मतलब जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे हम एनिमेलिया किंगडम में रखते हैं। किंगडम में मेनली जो है, जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम है, जो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं, तो प्लांट को जो है प्लांटी किंगडम में इंक्लूड किया गया है, और जबकि जो एनिमल किंगडम है उसको एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया है। वैसे हमने 5 जो है मेन किंगडम्स होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है ना। तो फिर उसमें जो है प्लांटी में प्लांट्स है और एनिमेलिया में जो एनिमल्स हैं। उसके बाद से फिर जो है हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हेल्प इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नाउ इन आवर बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और जनरल नो में, जैसे कि बायो रिसोर्सेज में और इन सब में डाइवर्सिटी में यूज़ होती हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। फिर क्या बोला, यूज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। 1 मिनट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टैक्सोनॉमिकल एड्स है, तो एड्स अभी जैसे कि हमने अभी जस्ट हम 10th से निकले, तो एड्स का मतलब ये एड्स बीमारी नहीं है, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है। यहाँ पे एड्स का जो यूज़ किया गया है इस टर्म का, वो एलिमेंट के टर्म में जो यूज़ किया गया है, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, कोई मतलब कोई भी जो है एक टर्म यूज़ किया गया है टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी जो उसके लिए जो है एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब केमिस्ट्री वाला नहीं, कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा फॉर्म प्लांट एनिमल्स कलेक्टेड यूज फॉर फ्यूचर, और जो डाटा जो है, जो नॉलेज जो है प्लांट और एनिमल्स से इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है उसको फ्यूचर में यूज़ के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की। 5 यहाँ पे जो है टर्म दिए गए हैं, इन सब पे जो है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है दिया हुआ है आगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको क्या है। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, फिर भी इनमें डिफरेंसेस होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा हर्बेरियम क्या होता है, इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। ये एक स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेंट्स का, यानी प्लांट के स्पेसिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ड्राई और प्रेस करके सीड्स पर इनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर क्या बोला यहाँ पे, सीड्स आर अरेंज्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, और जो सीड्स होते हैं जिन पर ये स्टोर किया जाता है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है, मतलब उसको जो है हर कोई जो है एक्सेप्ट करता है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे और भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं एमसीक्यू पॉइंट व्यू से, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो साइज ऑफ सीट होता है वो 41.5 सेंटीमीटर होता है, या 29 या 16.5 या 11.5 इंच जो है ये होता है। फिर उसके बाद से क्या बोल रहा है, 29 इंटू 16.5 है, और फिर अगर हम इसको इंच में बदलना चाहें तो 11.5 इंच से जो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्ट एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, जो ये जो सीट्स होती हैं ये जो एक क्विक रेफरल सिस्टम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में क्विक रेफरल सिस्टम की तरह जो है एक्ट करती हैं, उसकी तरह काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सीट पर जो इस प्लांट का जो है उसका जो है बनाया गया है, पूरा उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है। फिर यहाँ पे सीट फॉर्मेट दिखा रहा है कि सीट फॉर्मेट कैसे हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए गए हैं, जो सीट्स अलग अलग रखे गए हैं ना यहाँ पे पूरा ये सब, तो उसमें अलग अलग स्पेसीज के जो है कलेक्शंस किए गए हैं और उस पर जो उसका इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। सीट का फॉर्मेट कैसे होता है, यहाँ पे नेम लिखा गया होता है कि जिन्हें जो है प्लांट स्पेसिमेन को जिसने कलेक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो फिर आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे डेट, लोकेशन, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, ये सब जो है इस तरह से सीट का फॉर्मेट होता है। तो ये होता है हमारा हर्बेरियम था हमारा। उसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा, बोटेनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स और रेफरेंसेस। ये स्पेशल गार्डन्स होते हैं जिसमें लिविंग प्लांट्स के जो है कलेक्शंस होते हैं, यानी इनमें प्लांट्स का जो है सीड के रूप में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पेट पर यहाँ पे जो है पेज पर रखा गया है, तो ये तो डेड होंगे ना, ये लिविंग नहीं होंगे, डेड हो चुके होंगे। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उसमें लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे पौधों को जो है बाकायदे ग्रो किया जाता है, और फिर उनको किस लिए ग्रो किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। और हर एक प्लांट का जो है उसको हर एक प्लांट पे जो लेबलिंग होती है और उसका जो है बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली सब जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ फेमस गार्डन्स बोल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड की फेमस गार्डन है क्यू, और इंडिया का बोटेनिकल गार्डन हावड़ा है, इंडिया में जो प्रेजेंट है। फिर थर्ड हमारा दिया हुआ है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, हमारे इंडिया के लखनऊ में। फिर नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा म्यूजियम। आप सब जानते होंगे, कई लोग गए भी होंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है,
हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें जो है प्लांट और एनिमल्स का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखा जाता है स्टडी और रेफरेंस के लिए। अब देखिए एक बहुत ही बारीक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है प्रिजर्व और एक होता है कंजर्व। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रिजर्व और कंजर्व में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब है कि किस चीज़ को बचा के रखना, लेकिन देखिए हम क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं ना कि वी हैव टू कंजर्व प्लांट्स, हम ये नहीं बोलते हैं कि वी हैव टू प्रिजर्व प्लांट्स। क्योंकि देखिए कंजर्व जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए, और जो प्रिजर्व है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो डेड हो चुके हैं, नॉन लिविंग हमने कह सकते हैं जो डेड हो चुके हैं, सिर्फ उसको जो है मतलब एक स्पेसिमेन के रूप में रखना है, तो वो जो हमारा, तो हम उसको प्रिजर्व करते हैं। लेकिन हमें पौधों को हमें बचाना है तो हमें पौधों को लकड़ी काट के, लकड़ी थोड़ा ना प्रिजर्व करना है, हमको प्लांट जो है, जो जीवित प्लांट जो है जो फोटोसिंथेसिस करता है वो हमें कंजर्व करना है, हमें बचाना है, तो इसलिए हम वहाँ पे कंजर्व यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, यानी वो लिविंग नहीं होते, उनमें लाइफ नहीं होता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है स्टडी और रेफरेंस के लिए। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। स्पेसिमेंस जो होते हैं ये कंटेनर या जार में जो है रखे जाते हैं, इसमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, जिसे हम बोलते हैं कि पानी है, पर वो पानी नहीं होता, वो केमिकल्स होते हैं जिसमें 40 से 50% तक जो है नाइट्रोजन जो है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो उसमें जो है इन स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, अगर आपके स्कूल में लैब वगैरह होंगे तो आप कभी देखे होंगे। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड एट ड्राई स्पेसिमेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स को जो है म्यूजियम्स में ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह जो है डेड जो हो चुके होते हैं उनको ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह भी प्रिजर्व किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्सेज में उनका अलग होता है, उनमें उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनको कैसे, 3 स्टेप्स होते हैं, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले तो उन्हें कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें किल कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उसके बाद से पिनिंग ये एक प्रोसेस होता है, इसमें कि क्या होता है, एक सीट ऑफ रहेगा, एक अलग बोर्ड होता है उसका, उस पर जो है रखा रहेगा। मान लीजिए कोई भी प्लांट स्पीसीज है तो उसके अलग इंसेक्ट यहाँ पे, तो कोई भी इंसेक्ट है, मान लीजिए कॉकरोच यहाँ पे, तो उसके अलग अलग पार्ट्स पे जो है पिन किया जाता है, पिनिंग की जाती है, और इस तरह से इसको प्रिजर्व किया जाता है। पिन, छोटे छोटे पिन होते हैं, उसको यहाँ पे लगाया जाता है हर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। आपको इसका यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो पिनिंग का जो है आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। फ्रॉक का देखिएगा, फ्रॉक का जो है मैंने देखा हुआ है, अब वो थोड़ा जो हमें अच्छे से समझ में आएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स और एनिमल्स होंगे उनको स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। मतलब उनके जो बॉडी, स्टफिंग का मतलब क्या है कि उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग निकाल दिया जाता है, फिर उसमें कॉटन वगैरह भर के उनको स्टफिंग करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। और इसमें जो है हैव कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स, इसमें एनिमल स्केलेटन्स का भी जो है कलेक्शन होता है म्यूजियम्स में। एक बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या म्यूजियम्स में जो है फोटो भी होता है, तो नहीं, म्यूजियम्स में फोटो नहीं होते हैं, इसमें जो है डायरेक्ट नेचुरल चीज़ होती है, जो नेचुरल चीज़ होती है उसी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसका फोटो हम नहीं रखेंगे। जिस चीज़ का हमें फोटो खींचना है उसी को हम डायरेक्ट म्यूजियम में रखेंगे, उसका फोटो खींच के नहीं रखेंगे। फिर आगे जैसे कि यहाँ पे म्यूजियम के कुछ जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर में। मतलब ये लिविंग होते हैं और इनको जो है ह्यूमन केयर के अंडर में रखा जाता है, और ह्यूमन जो है वहाँ पे रह के जो है उनके बिहेवियर को लर्न करते हैं, मतलब क्या उनको खाने पसंद है, क्या वो करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ये सब जो है यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क्स में देखा जाता है। फिर लास्ट जो हमारा वो दिया हुआ हमारा की क्या होता है, की यानी मतलब इसका चाबी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस टर्म में यूज़ किया गया है। तो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज यानी उनकी समानता और असमानता के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन देयर पेयर ऑफ कपलेट। इनको जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी अलग अलग कैरेक्टर्स के ग्रुपिंग में जो है पेयर करके उनका जोड़ा बना के जो उनको रखा जाता है जनरली। रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, और इसका जो है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यानी वही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो है एक साथ रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है फोर्थ पॉइंट हमारा फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बोथ कैरेक्टर्स टुगेदर का कपलेट। कपलेट यानी होता है दो, तो वही दोनों कैरेक्टर्स को टुगेदर रखा जाता है उसे कपलेट बोलता है। और फ्रॉम द गिवन कैरेक्टर वी हैव टू चूज ओनली वन दैट इज लीड। इन दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना है, जैसे कि लीड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है रेड इन कलर एंड मूविंग, येलो इन कलर एंड नॉट मूविंग। तो यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर्स है ना, कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, एक लाल कलर का एक पीला कलर का, तो दो कॉन्ट्रडिक्ट कैरेक्टर्स उसको एक साथ रखा गया है, तो इसे जो है इन दोनों को हम कपलेट बोलेंगे। और इन दोनों में जो है सिमिलरिटी जैसे हम देखें तो इन दोनों में जो है
इसमें जो है विंग है और इसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे बोला है डिससिमिलरिटी, इसमें विंग है और इसमें जो है विंग नहीं है। लेकिन अगर हमें केवल एक कैरेक्टर देखना है तो दोनों में जो है लीड है। फिर यहाँ पे कुछ हम एनसीईआरटी के की पॉइंट्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी के कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लोरा मतलब बेसिकली अगर हम अपने जूनियर क्लासेस की बात करें तो फ्लोरा यानी क्या होता है? प्लांट्स स्पेसिमेंस को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। और फोना में जितने भी एनिमल्स होंगे वो हमारे फोना में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरा में क्या दिया हुआ है कि कंटेंट्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन एरिया। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, वहाँ पे जितने भी एक्चुअल अकाउंट है, हैबिटेट है, जितने भी वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिव कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक साथ जो है वहाँ पे उसमें कंटेंट होता है फ्लोरा में। और सेकंड पॉइंट इसमें बोला है प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया। ये एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट स्पीसीज का। जेडी हुकर और फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जैसे कि जेडी हुकर जो है इन्होंने जो है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये इन्होंने लिखा है, इनके द्वारा लिखी गई है। यही जो है हमारे ये जो है जेडी हुकर है जिन्होंने ये बुक लिखा है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद से हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया क्या था फ्लोरा। अब देखिए मैनुअल्स क्या होता है। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ स्पेसीज के एक एरिया में पाए जाने वाले स्पेसीज के नेम के आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मैनुअल्स। फिर थर्ड जो टर्म हमारा वो होता है मोनोग्राफ। इसमें जो है केवल एक टैक्सॉन का कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है। मोनोग्राफ में कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन पर जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। फिर फोर्थ जो पॉइंट हमारा वो है कैटलॉग, फोर्थ टर्म। तो इसमें जो है ऑल स्पीसीज ऑफ वन एरिया मेथोडिकली अरेंज, इसमें एक मेथड के द्वारा अरेंज करके एक एरिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक मेथड में अरेंज करके सारे स्पीसीज को रखा जाता है, इसे हम कैटलॉग बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो है अर्न्स्ट मेयर के बारे में बताया हुआ है। स्टार्टिंग में ये एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पर बताया हुआ है, तो इसे भी हमें देखना है क्योंकि इससे भी जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर एक स्कूल एग्जाम में भी जो है और टफ करने के लिए पेपर को जो है दे देते हैं। तो हमें इनको भी जो है याद करना है। अर्न्स्ट मेयर, तो इनका जन्म जो है 5 जुलाई, एक मिनट यहाँ पे जो ईयर है वो मिसप्रिंट हो गया है। अर्न्स्ट मेयर का जन्म जो है वो 5 जुलाई जर्मनी के क्रैम्पटन में हुआ था। और इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोला जाता है। जैसे कि जो एक्चुअल जो डार्विन तो हमारे 19th सेंचुरी के थे ना, लेकिन इनको जो है 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। तो किसको ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का डार्विन किसको बोला जाता है? तो अर्न्स्ट मेयर को जो है 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है, क्योंकि इनके कुछ आइडियाज़ थे वो जो है डार्विन से मिलते जुलते थे, इसलिए इनको जो है ये नेमिंग दिया गया। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जितने भी अभी तक के साइंटिस्ट हुए हैं उसमें जो सबसे 100 मान लीजिए हम 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को लेते हैं तो उनमें से एक नाम जो है अर्न्स्ट मेयर का भी आएगा। ज्वाइन हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस से रिटायर्ड इन 1975। इन्होंने जो है हार्वर्ड फैकल्टी आर्ट से और साइंस से जो है ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी को, और वहाँ से जो है 1975 में जो है रिटायर कर लिए थे। तो यहाँ पर हमने इस सेकंड पार्ट में इस द लिविंग वर्ड चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अभी इसके बाद जो है आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पूरा जो है रीड कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।